नहीं, मैं खास तौर पयोधी रोकना चाहूंगा। खास तौर पे मैं इस विषय में पूछना चाह रहा हूँ, इस सेंस में पूछना चाह रहा हूँ क्योंकि प्रशांत किशोर को हमने देखा था सम्राट चौधरी की पढ़ाई लिखाई से लेकर तमाम आपराधिक जो भी उन पर हमले उन्होंने किए, आपराधिक उनकी हिस्ट्री पर, उसके बाद से जिस तरह से उनकी इमेज खराब हुई सम्राट चौधरी की, उसके बाद मुझे तो नहीं लगता है कि बीजेपी उन्हें फिर से उस ओहदे पर प्रमोट करेगी कहीं ना कहीं। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन इसमें हमने ये भी देखा है कि हर एक पार्टी ने बाहुबलियों को उतारा है, जिन पर मर्डर के भी चार्जेस हैं, जिन पर धमकाने के, अपहरण के भी चार्जेस हैं। तो ये तो एक अलग बात है। अगर आप इस चीज की बात करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि ये एक पॉइंट रहेगा, क्योंकि बीजेपी की अपनी स्ट्रैटेजी में उसे बहुत अच्छे से आता है इमेज, डैमेज इमेज को रीबिल्ड करना। लेकिन अगर मौके की नजाकत होती है, लेकिन फिर भी मुझे पर्सनली ये लगता है कि सम्राट चौधरी कोई ऐसा सीएम फेस बीजेपी के लिए कभी नहीं होंगे वहां पर। वो एक अच्छा अगर हो सकता है कभी आगे ऐसी, जैसे हम कह रहे हैं महाराष्ट्र मॉडल अगर अपनाया जाता है यहाँ पे, तो ये हो सकता है कि उन्हें डेप्यूटी सीएम बनाए, या फिर हो सकता है उन्हें एक बड़ी और जिम्मेदारी, उन्हें मंत्रालय भी दे दिया जाए, बड़ी जिम्मेदारी और दे दी जाए। लेकिन वो मुख्यमंत्री अभी हो, इस पर मुझे थोड़ा सा मुझे संशय है। और शायद यही वजह है कि सम्राट चौधरी विधान परिषद में रहते आए इतने सालों से, और इस बार उन्हें बोला गया कि आप चुनाव लड़कर आइए और जीत कर प्रूव कीजिए, है ना? बिल्कुल, ये जाहिर तौर पर बड़ी बात है। जैसे मैंने आपसे कहा ना, महाराष्ट्र वाला देवेंद्र फडणवीस ने हर जगह प्रूव किया खुद को। वो पार्टी के सबके चहीते हैं, वो प्रधानमंत्री मोदी के चहीते हैं, अमित शाह के आरएसएस में वो सबसे ऊपर है, नितिन गडकरी के वो चहीते हैं। तो ये उन्होंने, और जब वहां पे सरकार में जब अदला बदली हो रही थी महाराष्ट्र में, तो तब भी देवेंद्र फडणवीस बहुत महत्वपूर्ण थे। तो बिहार लेकिन इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम महाराष्ट्र, है ना? तो हम उसे उसी तरह से देखते हैं। और यहाँ पर हम देख सकते हैं 243 तब तमाम सीटों पर रुझान सामने आ चुके हैं, और एनडीए स्पष्ट रूप से 160 का आंकड़ा एनडीए ने टच कर लिया है। इंडिया अलायंस 79 सीटों पर नजर आ रहा है। अदर्स के खाते में 4 सीट है, वो सभी 4 सीट शायद जनसुराज पार्टी, नहीं, जनसुराज पार्टी की 1 सीट कम हो गई है। पहले 4 सीटों पर जनसुराज पार्टी आगे नजर आ रही थी, लेकिन अब 3 सीटों पर, और एआईएमआईएम के खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है। पिछले बार पयोधी एआईएमआईएम ने 5 सीटें जीती थी, इस बार सिर्फ अख्तरुल इमान जो बिहार प्रदेश अध्यक्ष है एआईएमआईएम के, सिर्फ वही अमौर सीट अपनी बचा पा रहे हैं। पिछली बार 50,000 से ज्यादा वोट के मार्जिन से जीते थे। और पिछली बार उन्होंने ये भी किया था कि जो अपना डाइवर्जन है वोटों का, मुस्लिम वोटों का खास तौर पर, वो किया था माइनॉरिटी। बट मुझे ऐसा लगता है ना कि ये तो उनके साथ हुआ, आपने इमेज वाली बात की ओवैसी के साथ, कि भाई आप क्या बीजेपी की बी पार्टी हैं, है ना? ये वाली बात है। और दूसरी बात ये है कि जिस तरह से मुस्लिम लोगों को टिकट आरजेडी की तरफ से भी दिया गया, उसने भी एक ये बदला है। प्रशांत किशोर की क्या इसमें कोई भूमिका है, ये देखना होगा। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये दिलचस्प होगा, बहुत एनालिसिस ओवैसी पर भी क्या असर डालेगा। इस पे बहुत एनालिसिस हुआ है सीमांचल की सीटों पर। कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस के खाते में जो अभी 7 सीटें जाती नजर आ रही हैं। सीमांचल में राहुल गांधी ने जब वोटर अधिकार यात्रा निकाली थी, तो सीमांचल के कई जिलों से होकर वो गुजरे थे। सीमांचल में कांग्रेस का भी वोट परसेंटेज इस बार बढ़ते नजर आया है। हमारी जो ग्राउंड पे टीम गई थी और लोगों से बातचीत जो हुई थी, उसमें भी हमने देखा था कि वोटर्स में कहीं ना कहीं कांग्रेस के प्रति झुकाव इस बार बढ़ा है सीमांचल के वोटर्स में। जनसुराज पार्टी की बात करें तो प्रशांत किशोर ने जिन सीटों पर पिछले बार एआईएमआईएम की जीत हुई थी, उन तमाम सीटों पर मजबूत कैंडिडेट उतारे हैं। और जैसे जोकीहाट सीट की बात करें, जो पिछले बार एआईएमआईएम से शहनवाज आलम जीते थे और इस बार आरजेडी से लड़ रहे हैं, वहां पर भी शहनवाज के बड़े भाई सरफराज आलम को उतारकर जनसुराज ने मुकाबले को दिलचस्प बनाया है। एआईएमआईएम के पिछले बार के मुकाबले इस बार जो कैंडिडेट्स हैं वो उतने मजबूत, उतने हावी, उनकी पैठ उतनी मजबूत नजर नहीं आ रही है जाहिर तौर पर। इसीलिए सिर्फ पिछले बार प्रशांत किशोर वोट कटवा बन जाएंगे, वोट कटवा जाहिर तौर पर बनेंगे पयोधी। पिछले बार आपने देखा था 2020 में जो चिराग पासवान की भूमिका रही थी, 133 सीटों पर वो लड़े थे और जेडीयू का 30 से ज्यादा सीटों पर नुकसान पहुंचा गया। चिराग पासवान कैसा करने वाले? चिराग पासवान का आप देख सकते हैं, एलजेपी रामविलास 12 सीटों पर आगे चल रही है, 29 सीटें उनके खाते में गई है। मुझे तो ऐसा लग रहा था जब ग्राउंड पर गए तो ऐसा लगा या तो कमाल करेंगे या फिर फुस्सी साबित हो जाएंगे। नहीं, लेकिन 12 सीटों पर अभी शुरुआती रुझान में हम पहले तो हमें देखने को मिल रहा था 1-2 सीट पर आगे चल रही थी एलजेपी, लेकिन एलजेपी रामविलास अब 12 सीटों का आंकड़ा टच कर चुकी है। तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छी संकेत है चिराग के लिए। बाकी सहयोगी दलों को आप देखिए, आरएलएम का खाता भी नहीं खुलता दिख रहा है। हम की 3 सीट आ रही है। जीतन राम मांझी की पार्टी की बात करें तो उन्होंने अपने समधन, अपने बहू, अपना बचा लेते हैं, अपना तो बचा लेते हैं। वो जाति वाला बात, वो जाति वाली समिति, जाति वाली बात है, प्लस अपने परिवार को उनको लगता है कि कुछ तो हमें मिल जाए। बिल्कुल, तो अपनी समधन, अपनी बहू, अपने दामाद, तीनों को उन्होंने टिकट दिया और 3 सीट उनके खाते में नजर आ रही है। तो ये तमाम बड़ी बातें हैं। लेकिन प्रशांत किशोर को लेकर जो हमने बातें कही, और ओवैसी को पिछले बार के मुकाबले काफी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। डिफरेंस सबसे बड़ी बात यहां ये है ना कि प्रशांत किशोर ने मजबूत उम्मीदवार उतारे ओवैसी के अगेंस्ट,
और आरजेडी का जो वोट है, आरजेडी को वहां पर तमाम वोट उनके जो है वो तो मिल ही रहे हैं, जो वोटर्स लामबंद है ऑलरेडी आरजेडी के साथ, वो उनके साथ ही जा रहे हैं, लेकिन ओवैसी का वोट जो है वो प्रशांत किशोर काट रहे हैं, वो प्रशांत किशोर काट रहे हैं, जिसकी वजह से ओवैसी के पार्टी के खाते में महज एक सीट अभी तक जाती नजर आ रही है। प्रशांत किशोर एक तो सेकुलर जो बात कर रहे थे, वो ऊपर से ना वो जातियों से उठकर बात करने जो वो करना चाह रहे थे, मुझे लगता है वो पहुंची है लोग, तो खासतौर से यंगस्टर्स से, क्योंकि रोहन हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए, चाहे वो प्रधानमंत्री की रैली हो, अमित शाह की हो, चाहे वो योगी की रैली हो, तेजस्वी की हो, जिन भी पार्टियों ने ताकत झोंकी, सबने जंगल राज का जिक्र किया। मतलब जंगल राज वो टर्म है बिहार की राजनीति में जो उससे अलग नहीं हो सकती, इसके नाम पर वोट मांगे जाते हैं, ठीक है, लेकिन वो जनरेशन जिन्होंने जंगल राज नहीं देखा, हम उन्हें डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि वो पहली फर्स्ट टाइम वोटर है ना, उनके लिए कौन लेकर आ रहा है नया पर्सपेक्टिव? प्रशांत किशोर। क्यों? क्योंकि वो बहुत बिहार को एक अलग फ्रेमवर्क में बहुत इजी, बहुत सरल शब्दों में बिहार को लेकर क्या रणनीति है वो समझा रहे हैं। तो मुझे ये वाली बात जो आपने कहा कि वोट कटवा के साथ साथ मुझे लगता है कि एक नया विजन वो वहां के लोगों को देंगे। प्लस क्यों नुकसान हो सकता है आरजेडी को, मैंने 20 में देखा था कि वो एक युवा यूथ जो प्रेम था वो तेजस्वी के साथ था, और यही कारण है कि सबसे बड़ी पार्टी 75 सीटों के साथ आरजेडी बनी। लेकिन प्रशांत किशोर जो है वो भी उन्हीं के बहुत ज्यादा अंतर है नहीं उम्र में। इस बार फर्स्ट टाइम वोटर्स का जो कहीं ना कहीं वो साथ जो है वो प्रशांत किशोर को मिलता नजर आ रहा है। तो ये तो हमें देखना पड़ेगा। और दूसरी बात ये कि ये चुनाव अब देखो, मैंने कहा ना, मुझे तो बहुत ज्यादा मतलब जेडीयू को लेकर मैं बहुत इंप्रेस हुई हूँ। जेडीयू के परफॉर्मेंस से मैं इसलिए इंप्रेस हुई हूँ, नीतीश कुमार जो किसी को इंटरव्यू नहीं देते, है ना, नीतीश कुमार जो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, नीतीश कुमार जो अगर बयानबाजी दे रहे हैं तो जब से उनका सदन में चाहे महिला विरोधी बयान जिस पर विरोध हुआ हो, उसका असर आपने उसका जिक्र भी नहीं देखा। बिल्कुल। और अब तो पयोधी, अब तो बीजेपी चाहकर भी नीतीश को नहीं हटा सकती है। नीतीश 20 साल से रेलेवेंट थे, और नवीन पटनायक भी नहीं है। हाँ, और अब तो 75 सीटों का आंकड़ा टच कर लिया है। बीजेपी को भी सीटों के मामले में जेडीयू ने क्रॉस कर लिया है, बढ़त बना ली है। कहावत चल रही थी बिहार में, दो कहावत थी, लालटेन ही तीर है और तीर ही लालटेन है। तो मैंने सोचा, वो इसलिए भी हंसते से हम हंस रहे हैं ना जी, उस वक्त हंस रहे थे क्योंकि पता है लोगों ने कहा अरे 40 सीटें भी नीतीश के पास अगर आ जाती हैं जेडीयू के पास, और उन्हें लगता है कि बीजेपी की तरफ से फिर है तो वो ना पलट जाएंगे, यही वजह है, कर लेंगे कुछ भी जो करना यही वजह है पयोधी कि बीजेपी ने समय रहते भांप लिया, और अमित शाह से लेकर तमाम दिग्गज नेताओं ने नीतीश को काउंटिंग से पहले और वोटिंग से पहले सीएम फेस घोषित कर दिया, क्योंकि वो जानते हैं कि कहीं ना कहीं लोगों की सिंपैथी, भावनाएं नीतीश कुमार के साथ जुड़ी हुई हैं। और खास करके महिला वोटर्स, शराबबंदी का आपने जिक्र किया, जिस तरह से शराबबंदी के बाद डोमेस्टिक वायलेंस, क्राइम के मामलों में जिस तरह से कहीं ना कहीं कमी दर्ज की गई, इसके अलावा अभी जो वेलफेयर स्कीम्स नीतीश कुमार के द्वारा चलाई गई, सोचिए पंचायत निकाय चुनाव में 50% आरक्षण महिलाओं को बिल्कुल है ना, तो ये लैपटॉप देना, साइकिल देना, मैं बता तो रही हूँ। और महिलाओं में सिर्फ बुजुर्ग महिलाओं या पेंशन धारकों को इन्होंने टारगेट नहीं किया है, उसमें जो लड़कियां हैं, जो छात्राएं पढ़ रही हैं, उसमें चाहे उनकी शादियों को लेकर खर्चा हो, चाहे पेंशन हो, फिर शराबबंदी को लेकर जो उन्होंने एक बड़ा कदम महिलाओं का पूरा उन्होंने परसेप्शन ही बदल दिया कि देखिए